प्रीवियस मीटिंग में हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी की थी। उसके अलावा हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला भी पढ़ा था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n माइनस वन, जिसे हम जो है वो जनरल टर्म भी बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जिसको यूज़ करते हैं हम किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म या कोई सी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो आर गिवन थी, फर्स्ट टर्म गिवन थी, उसके अलावा nth टर्म गिवन थी। हमने फाइंड करना था nth टर्म जो है एक्चुअली कौन से नंबर वाली टर्म है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो हमने ए एन को जो है वो 48 के इक्वल कंसिडर करके ए एन की वैल्यू जो कि ए वन इंटू आर की पावर n माइनस वन होती है, ये पुट करने के बाद ए वन और आर की वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू जो है फाइंड आउट की और हमें ये पता चल गया ये जो nth टर्म है जो कि 48 है, ये एक्चुअली उस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म जो है वो बनती है उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जिसका आर और ए वन जो है एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन दिया गया है। ठीक है, हर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अपनी अपनी पहली फर्स्ट टर्म होती है और अपनी अपनी कॉमन रेशो होती है। तो जिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो 2 है और उसकी पहली टर्म जो है वो 3 है, 48 जो है वो सीक्वेंस की पांचवी टर्म जो है वो बनती है। ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने करनी है फाइंड दी कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मीन्स वो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आर इन्वॉल्व हो रहा होता है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमें गिवन दी गई है और उसके अलावा nth टर्म हमें गिवन दी गई है जो कि 135 है। उसके अलावा n की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन दी गई है, जो nth टर्म है यहाँ पे n की वैल्यू भी हमें गिवन दी गई है, वो क्या है 4 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉमन रेशो आर जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में जो भी डाटा दिया गया है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आती है। तो नेक्स्ट देखें, ए एन हमें गिवन दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू है 135। तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए एन हमें पता है इन जनरल किसकी इक्वल होता है ए वन इंटू आर की पावर n माइनस वन। और ए एन की वैल्यू क्या गिवन दी गई है, ए एन की वैल्यू हमें 135 गिवन दी गई है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए एन लिखा हुआ है इसकी जगह लिख देंगे, इसकी जगह 135 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और उसके अलावा हमें n की वैल्यू भी गिवन दी गई है। तो अगर n की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे जो n माइनस वन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन 4 आर की पावर में 4 माइनस वन बन जाएगा। और उसके अलावा हमें ए वन की वैल्यू भी कैसे में गिवन दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए वन इन्वॉल्व हो रहा है ए वन की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो ए वन की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे पुट कर दी है। इन दी एंड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है इस nth टर्म के फार्मूले में हमें वो इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। ए एन की जगह हम लोगों ने 135 पुट कर लिया, ए वन की जगह हमने ए वन की वैल्यू 5 पुट कर दी है, एन की जगह एन की वैल्यू जो है 4 पुट कर दी है। और इन दी एंड हमें क्या आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया है 135 इज इक्वल टू 5 इंटू आर की पावर 4 माइनस वन। और हम लोगों ने क्या करना था, हमने आर की वैल्यू जो है फाउंड करनी है। तो यहाँ पे एक ही अननोन बच गया जो कि आर है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम जो है वो आर की वैल्यू जो है नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, जो कि है कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर को जो है वो सिंप्लीफाई करके सेपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर की पावर में 4 माइनस वन है, 4 माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पे आर की पावर 3 आ जाएगा। और उसके अलावा आर की पावर के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो 5 जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा मीन्स 135 डिवाइडेड बाई 5। तो कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, तो 135 को जब आप 5 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 27। तो 27 आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, वो आर क्यूब की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम उन्होंने नेक्स्ट में लिख दिया है आर क्यूब इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, आर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम ये कर सकते हैं, स्टेप ये कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है वो पावर जो है वो 1/3 ले लें। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर एक हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 27 लिखा हुआ है इसको देख लें कि ये किस नंबर की पावर 3 लेने से 27 बन रहा है। 3 पावर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 3 लिखा हुआ है और हम लोगों ने आर की पावर आर जो है फाइंड आउट करना है। तो 27 को देखें कि कोई कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पावर 3 लेने से जो है हमें 27 मिलता है। तो 1 की पावर 3 लें तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलता है। 2 की पावर 3 लें तो आंसर आपको जो है वो 8 मिलता है। इस तरह अगर आप 3 की पावर
3 लेंगे तो आपको आंसर जो है वो 27 मिलेगा। इसका मतलब 3 की पावर 3 27 की इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 27 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, इसकी जगह हम जो है 3 की पावर 3 जो है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखें वही बात जो मैंने पहले, जो आपको पहले बताई थी कि अगर किसी एक नंबर की पावर जो है वो आप लें लेट से अल्फा, उसी नंबर के बाद अगर आप बीटा लें और दोनों नंबर आपस में इक्वल हों तो दोनों नंबर्स की जो पावर होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरह अगर आप जो है कोई दो डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर तो नहीं, आपके पास कोई नंबर है एक अल्फा, उसकी पावर अगर आपने लेट से एन ली है, एक और नंबर है आपके पास लेट से बीटा, उसकी पावर अगर आपने एन ली है और दोनों नंबर्स की पावर लेने के बाद आंसर आपके पास जो है वो आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जिन नंबर की आपने पावर सेम ली है वो नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखें आर की पावर 3 किसकी इक्वल आ रहा है, 3 की पावर 3 की इक्वल आ रहा है, और आर की पावर पावर में भी 3 ही आ रहा है, 3 की पावर में भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो जिसकी पावर हम लोगों ने 3 ली है, आर की पावर 3 ली है, और यहाँ पे जिसकी पावर 3 ली है, 3 की पावर 3 ली है, ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, ये दो नंबर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे फिर दोनों नंबर इक्वलिटी में जो दोनों साइड्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू यहाँ पे किसकी इक्वल आ रही है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रूट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आर की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आपके पास 3 डिग्री की एक इक्वेशन है। इसको वैसे अगर आप डिटेल में ओपन करके सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आर की 3 वैल्यूज मिलेंगी, इनमें से एक रियल वैल्यू होगी और एक दो बाकी दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्योंकि हम जो है रियल सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें से रियल जो है रूट ही चाहिए थी, इसलिए हमने जो है वो आसान वे से जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके कंपेरिजन करके रियल नंबर्स का कंपैरिजन करके हमने यहाँ पे आर की वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। आर की वैल्यू यहाँ पे आपकी किसकी इक्वल आती है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 की इक्वल बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस का आपको डाटा दिया गया है यहाँ पे, जिसकी पहले टर्म जो है वो 5 है और एन 4 है, मीन्स के फोर्थ टर्म उसकी क्या है आपके पास 135 है, उस सीक्वेंस में आर की वैल्यू क्या होगी, उस सीक्वेंस में आर की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल होगी। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, पहले टर्म किसके इक्वल है, पहले टर्म जो है आपके पास A1 5 के इक्वल है, और दूसरा टर्म अगर आप लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करते हैं, पहले टर्म को जो है वो आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दूसरा मिल जाती है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आर की वैल्यू हमारे पास 3 की इक्वल आई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है इस आर की वैल्यू को जो है वो पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिल जाएगी। तो पहले टर्म कौन सी है, इसकी 5 है, पहले टर्म 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, वो 15 है। उसके बाद अगर आप लोगों ने तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है तो तीसरी टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए थ्री इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ए थ्री से पहले जो दूसरी टर्म है उसको हम क्या करेंगे, आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए2 के बाद वाली टर्म जो तीसरी टर्म है वो मिल जाएगी। तो ए2 क्या है आपके पास 15 है, 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास सॉरी 3 यहाँ पे आएगा, तो 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 45। ये आपके पास बन गई सीक्वेंस की थर्ड टर्म। इस तरह अगर आपने सीक्वेंस की फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, जो तीसरी टर्म है 45 उसको अगेन हम जो करेंगे आर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 135। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं ये किसका आंसर आया है, फोर्थ टर्म का आंसर आया है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी देख लें आपको फोर्थ टर्म कौन सी दी गई है, ए एन इज इक्वल टू 35 एन इज इक्वल टू 4 है, मीन्स आपके पास क्वेश्चन में भी आपको जो है वो फोर्थ टर्म जो है वो 135 ही दी गई है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो आर की वैल्यू जो है वो सही आई है। हमने उस आर की वैल्यू को यूज करते हुए अपने फोर्थ टर्म खुद से भी निकाल लिया तो हमारे भी फोर्थ टर्म जो है वो 135 ही आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर जो इन दी एंड क्या आया है वो सही ही आया है। तो आप इस तरह टर्म्स निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है सही आया नहीं आया। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर सही आया नहीं आया। वेरिफिकेशन जो है समटाइम जो है मुश्किल हो जाती है करनी, लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि वाकई आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका आंसर जो है वो सही आया है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सिक्स टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, हमें पता है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस की एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो है ए एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n-1। तो nth टर्म के फार्मूले को या जनरल टर्म के फार्मूले को यूज करते हुए जियोमेट्रिक सीक्वेंस की
हम उस सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें उसके लिए एक तो उस सीक्वेंस की पहली टर्म यानी कि A1 का पता होना चाहिए और उसके अलावा R का पता होना चाहिए। अगर हमें किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में A1 और R का पता है तो हम उस सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उन्होंने 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ठीक है, हमने 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का फार्मूला लगाना होगा। nth टर्म का फार्मूला लगाने के लिए हमें A1 और R की वैल्यू पता होना चाहिए। देखते हैं हमें जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है उसमें A1 और R जो है वो किसकी इक्वल होता है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें अगर आप A1 देखें तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी आ रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है 4, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। उसके बाद नेक्स्ट हमें आर की वैल्यू भी चाहिए, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें आर की वैल्यू जो हम कैसे वैल्यू मिलती है, आर की वैल्यू हमें इस तरह मिलती है कि उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई सी भी दो कंजक्टिव टर्म लें, उसमें से किसी एक टर्म को उससे पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप 4 और 8 ये दो कंजक्टिव टर्म लेते हैं तो 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा 2, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है 2 है। उसके अलावा अगर आप जरूरी नहीं है कि 4 और 8 से जो है वो आर की वैल्यू निकाल लें, आप ये जो दो कंजक्टिव लिखी हैं इनको भी यूज़ करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप 16 को जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर अगेन 2 मिलेगा। तो ये क्या आपके पास होगी आर की वैल्यू होगी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमें क्वेश्चन नहीं बताया कि आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसलिए हम इसकी किसी भी दो टर्म्स कंजक्टिव टर्म्स को की रेशो जो है फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास वो अगेन फिक्स नंबर ही आएगा, चाहे आप जो सी मर्जी दो कंजक्टिव टर्म जो है वो ले लें। तो हम क्या करेंगे, एक वक्त हम एक ही दो कंजक्टिव टर्म लेके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकियों से नहीं निकाल के चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देने वाले ने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कोई सी भी दो टर्म्स की रेशो हमेशा सेम ही आएगी, तो आप अपनी मर्जी कोई सी भी दो आसान वाली दो टर्म्स पिक कर लें, उनको डिवाइड करके वहां से आर की वैल्यू निकाल लें, वहां से आपको आर की वैल्यू जो है 2 या जो भी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो E1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और R की वैल्यू हमारे पास 2 है और nth टर्म का फार्मूला भी हमें पता है। हमने क्या करना है, 6 टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे nth टर्म वाले फार्मूले में n की जगह जो है वो 6 पुट कर देंगे। तो n की जगह 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, A6 इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर 6 - 1। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और आर की वैल्यू 2 है। A1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगी और पावर में क्या आ जाएगा, इनकी जगह जब 6 पुट करेंगे तो 6 - 1 आ जाएगा। A6 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है इसको सिंप्लीफाई करके हमें A6 की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो सबसे पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 हमें पता है 32 की इक्वल होता है। 32 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 128। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है इस सीक्वेंस की जो 6 टर्म है वो 6 टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, वो 128 होगी। अब अगेन इसको आप जो है खुद चेक कर सकते हैं कि पहले टर्म कौन सी है, 4 है और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दूसरी टर्म क्या आ गई 8 आ गई। उसके बाद दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 8 है और हम लोग हम क्या करें 8 को अगर अगेन आर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तीसरी टर्म जो है वो 16 आ जाएगी। उसके बाद तीसरी टर्म हमारे पास 16 है, हम लोगों ने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 16 को अगेन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ टर्म जो है मिल जाएगी। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 32, तो हमें जो है फोर्थ टर्म जो है वो 32 वो भी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को अगर आप लोगों ने मेलट करना है तो क्या करेंगे, इस 32 को अगेन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिफ्थ टर्म भी आ जाएगी। तो जब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 64, ये आपके पास आ जाएगी फिफ्थ टर्म इस सीक्वेंस की। और सिक्स टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे 64 को जो है वो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीक्वेंस की सिक्स टर्म जो है यानी कि 128 मिल जाएगी। देख लें आपने टर्म्स बारी बारी निकालने के बाद भी चेक कर लिया है कि बारी बारी निकालने के बाद भी आपका आंसर जो है सिक्स टर्म का 128 ही आ रहा है। और जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालने की यूज करने के बाद ही आपका आंसर जो है सिक्स टर्म का 128 ही आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह बारी बारी टर्म्स निकाल के कोई सी भी नंबर वाली टर्म नहीं निकालनी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए सिक्स टर्म की बजाय अगर आपसे यहाँ पे यह कहा जाए कि 20वीं टर्म निकाल लो, तो आप क्या करोगे बारी बारी निकालते निकालते 20 टर्म निकालोगे, इस तरह तो आपका क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपने जस्ट nth टर्म वाला फार्मूला यूज करना है। 20वीं टर्म अगर आपने निकालनी है तो n की जगह यहाँ पे 20 पुट करोगे, यहाँ पे 20 की पावर यहाँ पे आर की पावर जो है 20 - 1 आएगा
इतना ऐसा ही सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 20वीं टर्म कहाँ से भी जो मिल जाएगा। तो इतनी सी कैलकुलेशन करने से आप जो है कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है निकाल सकते हैं। आपको सारी की सारी टर्म जो है बारी बारी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले की है, आप उस तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि बारी बारी जो है कुछ टर्म निकाल के देख लें कि वाकई आपकी जो 6 टर्म जो कि अभी हमने निकाली है 1 to 88, यहाँ से अगर हम बाई बाई सिस्टम निकालने साइड टर्म निकालने के बाद वो भी 128 आती है, नहीं आती तो वो भी 128 ही आई है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई है। लेकिन याद रखें, सोल्यूशन में वेरिफिकेशन करना ये सोल्यूशन का ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग ने अगर आप लोगों को लगता है कि आपने कैलकुलेशन जो सही की है तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 120 हमने वैसे वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, कि इस सीक्वेंस जिस सीक्वेंस की पहले टर्म 4 है और जिसमें आर जो 2 की इक्वल आ रहा है, उस सीक्वेंस की जो 6 टर्म है वो 128 ही बनती है। वो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहते हैं, फाइंड दी पॉजिटिव नाइन्थ टर्म। कह रहा है कि नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और जो पॉजिटिव टर्म होगी वो वाली फाइंड आउट करनी है। इसका ये कैलकुलेशन में हो सकता है आपको आंसर में जो है नेगेटिव टर्म नेगेटिव आंसर में आ जाए, तो आप लोगों ने जो है जस्ट पॉजिटिव टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। किस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पॉजिटिव टर्म फाइंड आउट करनी है, उस सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है वो उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है फाइंड आउट करनी है जिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म जो है वो 8 है और सेवन्थ टर्म जो है वो 128 है। अब हमें पता है कि अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला यूज़ करें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो नाइन्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, A1 इंटू आर की पावर n-1। इस n टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हम कोई से भी नंबर वाले टर्म जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह जो है वो 9 पुट कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा A9, और ये किसकी इक्वल बन जाएगा A1 इंटू आर की पावर 9-1 8 बन जाएगा। अब अगर आप लोगों को A9 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को A1 का ही पता होना चाहिए और आर का ही पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म निकालनी है, उस नंबर वाली टर्म को निकालने के लिए आपको A1 और आर का पता होना चाहिए। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमें जो एग्जांपल नंबर 4 की है हम लोगों ने, सॉरी एग्जांपल नंबर जो 3 की है हम लोगों ने, उसमें देखें तो उसमें हमें A1 की वैल्यू गिवन दी गई थी 4 और आर की वैल्यू हमने खुद से निकाल ली थी आसानी से। ये जो एग्जांपल नंबर 4 है इसमें वो अब उन्होंने हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और ना ही उन्होंने हमें A1 की वैल्यू दी है और ना ही उन्होंने हमें सीक्वेंस दी है जिससे हम आसानी से जो है वो आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकें। जो कुछ भी दिया गया अब हमने उसी को यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते हमने सबसे पहले A1 और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें A1 और आर की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम जो है nth टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए नाइन्थ टर्म का आंसर भी जो है वो निकाल लेंगे, और जो भी होगा हमें nth टर्म के फार्मूले से पता चल जाएगा। तो हमारा फिर पहला टारगेट ये है कि नाइन्थ टर्म निकालने के लिए हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो गिवन डाटा दिया गया है, उसको यूज़ करते हम जो है वो A1 और आर की वैल्यू जो है पहले फाइंड आउट करेंगे। और गिवन डाटा क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म जो है वो 8 के इक्वल है। अब थर्ड A3 8 के इक्वल मीन्स ए जनरल टर्म के फार्मूले को अगर आप देखें तो जनरल अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म वाला फार्मूला कि A3 जो है वो किसके इक्वल होता है, A1 इंटू आर की पावर 3-1 मीन्स कि आर की पावर 3-1 क्या होगा, 2 होगा। तो A3 किसके इक्वल होता है, A1 इंटू आर के स्केयर के इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो A3 इज इक्वल टू 8 था, यहाँ पे A3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, A3 की जगह हम यहाँ पे A1 इंटू आर स्केयर जो है वो ये पुट कर देंगे। ये किसके इक्वल है, ये 8 के इक्वल है। इसी तरह आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है A7 इज इक्वल टू 128। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे A7 इज इक्वल टू 128, और यहाँ पे जो A7 आ रहा है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, यहाँ पुट कर देंगे A1 इंटू आर की पावर 7-1 यानी मीन्स कि आपका बन जाएगा A1 इंटू आर की पावर 6 बन जाएगा, और ये किसकी इक्वल है, 128 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको जो है वो दो इक्वेशन जो है वो मिल जाएंगी। पहली इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरी इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन में दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, A1 और आर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो है कंबाइनली जो है वो सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है हम इन दोनों इक्वेशन में जो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इन दोनों इक्वेशन में जो अननोन्स E1 और आर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ताकि इन दी एंड हम जो है nth टर्म वाला फार्मूला यूज करते हुए 9th टर्म जो है फाइंड आउट कर सकें। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन दोनों को आपस में इस तरह डील करें कि डील करने के बाद इनमें से जो एक अननोन जो है वो खत्म हो जाए। अगर एक अननोन खत्म हो गया तो दूसरे अननोन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए A1 और R दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी A1 और R की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और A1 जो है दोनों में क्या सेम सेम आ रहा है, यहाँ पे R की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे R की पावर जो है 6 आ रही है। लेकिन A1 जो है वो अकेला अकेला सेम सेम ही आ रहा है दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से साथ डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड को उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से डिवाइड करना है। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, उसको इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह जो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है 128, उसको जो है इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड 8 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट कैंसिलेशन करेंगे। ये वाला A1 जो है इस A1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिवाइड करने का हमारा हमें ये फायदा होगा कि A1 जो है वो खत्म हो जाएगा। हम फिर जो है वो इस डिवीजन को सॉल्व करते हुए R की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब 8 को जो है वो 128 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे और R की पावर 2 जो है, R की पावर 2 जो है R की पावर 6 के साथ कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर मिल जाएगा, आप यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो 4 मिल जाएगा। अब ये कैंसिलेशन कैसे हुई है, पावर की है, आपको साइड पे जा करके बता दो ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर लिखा हुआ है R की पावर 6 और नीचे लिखा हुआ है R की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 6, और ये जो R की पावर 2 है जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ये ऊपर जाकर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा R की पावर -2 बन जाएगा। अब ये दो सेम नंबर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को एक ही कर देंगे और पावर को जो है आपस में ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 6 - 2, और 6 में से जो है वो 2 का माइनस करेंगे तो यहाँ पे R की पावर जो है वो 4 बन जाएगी। और अगर सिंपल वर्ड में समझना चाहें, ये जो R की पावर 2 है ये वाली जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ये न्यूमरेटर में जाके जो R की पावर 6 है उसमें से माइनस हो जाएगी। तो R की पावर 6 और डिवाइडेड बाय R की पावर 2 जो है, इसको जो है वो आसान वे में हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो R की ऊपर वाली पावर है उसको लिखेंगे, और जो नीचे वाली पावर है ऊपर वाली पावर में से जाके ऊपर जाके हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे या इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये R की पावर 4 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे R की पावर 6 को जो हम जो है वो R की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, R की पावर 4। और 128 को जब 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हमें वहाँ पता चल गया ये कि इस डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, R की पावर 4 इक्वल टू 16। और हम लोगों ने R की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी, R की पावर 4 की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं करनी थी। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में तो R की पावर 4 लिखा हुआ है, हम ये देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखा हुआ है वो कौन से नंबर की पावर जो है बनता है, या कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसकी पावर 4 लेने से जो है वो 16 आएगा। तो 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 4 जो है 16 की इक्वल होती है। अब इस इक्वालिटी को देखें, दो नंबर्स की पावर आपस में इक्वल लिखी हुई हैं और दोनों ही पावर्स के हैं आपस में इक्वल है। यहाँ पे भी पावर 4 आ रही है, यहाँ पे भी पावर 4 आ रही है। अगर दोनों नंबर्स की पावर जो है वो आपस में इक्वल है और उनका आंसर भी आपस में इक्वल ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है जिनकी पावर लिखी हुई है, यहाँ पे R की पावर लिखी हुई है, यहाँ पे 2 की पावर लिखी हुई है, दो नंबर्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल ही होंगे। वही आइडिया यूज करेंगे जैसा हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज किया था। यहाँ पे आपको R की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। R की वैल्यू तो हमें मिल गई है, हमें अब A1 की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमें A1 और R दोनों की वैल्यू पता होगी तभी हम जो है वो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए nth टर्म को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू हमें पता चल गई, R की वैल्यू 2 है। इस R की वैल्यू 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि छोटी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। तो R की वैल्यू 2 को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा A1 इंटू आर का स्केयर, आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ से मिल जाएगा A1 इंटू 2 का स्केयर, और ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा
A1 इंटू 2 का स्केयर इज इक्वल टू 8। 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 2 का स्केयर आपके पास 4 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4 इंटू A1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 4 को जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या भी जब 4 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 8/4। 8 को जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है वो ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो अब हम ए की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू पता है, अब हम जो है वो nth टर्म वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, और उसको यूज़ करके हम जो है वो जो 9th टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है उस 9th टर्म का आंसर भी हम जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो nth टर्म वाले फार्मूले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो n इनवॉल्व हो रहा है यहाँ पे n की जगह जो है हम 9 पुट कर देंगे तो हमें 9th टर्म की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो n की जगह हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे A9 इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर 9 - 1, जिसको हम जो है डायरेक्टली जो है वो 8 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 9 टर्म वाला का आंसर बन जाएगा A1 इंटू आर की पावर 8। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन में A1 इंटू आर की पावर 8, ये आपके पास 9th टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। A1 की वैल्यू भी हमें पता है वो 2 की इक्वल है, आर की वैल्यू भी हमें पता है वो 2 की इक्वल है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, A1 की जगह पे 2 आएगा, आर की जगह पे 2 आएगा, और आर की पावर क्या है 8 है, तो आर की पावर 8 आ जाएगी। अब जो है वो 2 की पावर 8 इवेल्यूट करेंगे और 2 की पावर 8 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 512 जो है वो आपको आंसर में मिल जाएगा। तो ये आपके पास उस सीक्वेंस की 9th टर्म का आंसर जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन को अगेन फिर से एक बार देख लें, आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 9th टर्म जो है फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, और किसी भी सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करनी होता है हमें उसके लिए A1 और आर की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर आपने कोई सी भी नंबर वाली टर्म पता करनी है तो उसके लिए हमें A1 और आर की वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें A1 और आर की वैल्यू जो है डायरेक्टली गिवन नहीं दी गई थी, हमें A3 की वैल्यू दी गई थी और A7 की वैल्यू गिवन दी गई थी। तो हमने क्या किया, थर्ड टर्म जो कि A3 है उसको जो गिवन दी गई थी उसको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाई, उसके बाद जो 7th टर्म है उसको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाई, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली सॉल्व करके आर और A1 उनकी वैल्यू फाइंड आउट की। जब आर और A1 की वैल्यूज फाइंड आउट हमें मिल गई तो nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो 9th टर्म थी उसकी वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर ली इन दी एंड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज आपके पास है 7.4, और 7.4 में 7.4 है या 7.3 है। एक्सरसाइज आपके पास है 7.3। 7.3 का अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या कहा हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 10th टर्म जो है वो फाइंड आउट करें, जैसे भी हम लोगों ने एग्जांपल में जो है वो 9th टर्म फाइंड आउट की है। और उसके अलावा क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है, गिवन में ये दिया गया है कि उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 1/28 है। मीन्स A1 आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है, A1 है आपके पास 1/128, और कॉमन रेशियो आपको दी गई है 2। कॉमन रेशियो मीन्स आर की वैल्यू आपको गिवन दी गई है, आर की वैल्यू आपको 2 गिवन दी गई है, और A1 की वैल्यू आपको जो है 1/128 गिवन दी गई है। आप लोगों ने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला लगाएं। an हमें पता है किसकी इक्वल होता है, an इज इक्वल टू है A1 इंटू आर की पावर n-1। हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 10 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की जगह अगर 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा A10 इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n-1। n आपके पास 10 है तो आर की पावर n-1 में आर की पावर में आपके पास 10-1 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने 10th टर्म जो है फाइंड आउट करनी है, और A1 जो है उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन दी गई है, और आर जो है उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन दी गई है, यानी कि वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन वगैरह करें, इन दी एंड आपको 10th टर्म जो है उसका आंसर जो है मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल की तरह है, एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई हुई, आप उस वे को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं 10th टर्म को। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 5th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसकी पहली टर्म जो है -2 है, मीन्स A1 आपके पास क्या है -2 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और कॉमन रेशियो जो क्या है R है वो उसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में 3 जो है वो गिवन दी गई है, और लोगों ने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए 5th टर्म जो है वो इवेलुएट कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ये भी आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आप लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेवंथ टर्म जो है फाइंड आउट करनी है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में दी गई है। ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसकी पहली टर्म है 1/6, दूसरी टर्म है 1/3, तीसरी टर्म है 2/3 एंड सो ऑन। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको दी गई है, आपने उसकी सेवंथ टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। पहली टर्म इसकी क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास 1/6। अब सिक्स टर्म निकालने के लिए, सॉरी सेवंथ टर्म निकालने के लिए हमें सीक्वेंस की, इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के हमें A1 यानी कि फर्स्ट टर्म और R का पता होना चाहिए। तो A1 तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है 6 है। अब अगर हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है तो इससे इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल भी हम लोगों ने की है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो आप इसकी कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म को जो है उनकी रेशियो फाइंड आउट करके आप जो है आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली दो टर्म्स जो है वो इन्हीं की रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, तो मैं फिर मुझे यहाँ से जो है आर की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो आर किसके इक्वल होगा, जो ये दो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, एक 1/6 है, दूसरी 1/3 है। जो दूसरी टर्म है 1/3, इसको मैं डिवाइड करूँगा जो पहली टर्म है 1/6 उसके साथ। तो 1/6 को जब हम जब 1/3 को हम 1/6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो दो एक फ्रैक्शन जो है वो दूसरे फ्रैक्शन के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है। जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो उसका आंसर किसकी आता है कि पहले वाला फ्रैक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसको जो है वो उसका उल्ट करके उसको ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1/6 लिखा हुआ है, ये 1/6 जो है वो उसका उल्ट जो है वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं जो 1/6 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 6/1 हो जाएगा, और 1/3 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 को जब हम 1/6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1/3 इंटू 6/1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब आप सिंप्लीफाई करें, 3 जब 6 के साथ कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे आंसर 2 मिलेगा। तो इन दी एंड आपको आंसर जो है वो 2 मिल जाएगा। 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, नीचे 1 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2/1 आएगा। तो इन दी एंड आपको आंसर जो है वो 2 मिल जाएगा। तो कोई सी भी दो टर्म्स को आप यूज़ करते हुए उनकी रेशो अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको आर की वैल्यू जो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू जो है वो 2 मिली है। A1 की वैल्यू आप जो है सीक्वेंस को देख के बता सकते हैं। तो A1 और R की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब इस A1 और R की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप जो है वो इस सीक्वेंस की जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है सीक्वेंस की एंड सेवंथ टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना होगा, एन की जगह 7 पुट करना होगा, A1 की वैल्यू 1/6 पुट करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन या कैंसलेशन करने के बाद आपको जो है वो सेवंथ टर्म जो है सीक्वेंस की मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल की तरह ही है जो कि हम लोगों ने पहले सॉल्व किया जियोमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ए एन मीन्स के nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। जीपी लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। और गिवन डाटा क्या दिया गया, गिवन डाटा ये दिया गया है कि जो फोर्थ टर्म है उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो 8/27 है, और जो सेवंथ टर्म है सीक्वेंस की वो है -64/729। तो हम लोगों ने क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म हमें पता है, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें A1 और आर का पता होना चाहिए अगर हमने किसी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। और A1 और आर ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया डायरेक्टली, बल्कि हमें सिर्फ ये गिवन दिया गया है कि जो फोर्थ टर्म है वो 8/27 की इक्वल है, और सेवंथ जो टर्म है वो -64/729 के इक्वल है। तो फोर्थ टर्म और सेवंथ टर्म दी गई है, इनको यूज करते हुए आप लोगों ने A1 और आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब इनको यूज करते हुए आप लोगों ने A1 और आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको याद हो तभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाई थी थोड़ी देर पहले, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आप लोगों को जो है वो थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म जो है गिवन दी गई थी। इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने दो इक्वेशन बनाई थी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आप लोगों ने जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने आर और A1 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली थी। बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है आप लोगों ने। आपको जो टर्म्स दी गई हैं एक्सरसाइज में, एक टर्म आपको दी गई है A4 और दूसरा टर्म आपको दी गई है A7। तो फोर्थ और सेवंथ टर्म दी आपको दी गई है। तो फोर्थ और सेवंथ टर्म को यूज़ करते हुए आप लोगों ने दो इक्वेशन बनानी है। तो उन दोनों इक्वेशन को फिर आप लोगों ने कंबाइनली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जो है वो A1 और आर की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको A1 और आर की वैल्यू मिल जाएगी तो nth टर्म का फार्मूले में आप A1 और आर की वैल्यू पुट करके nth
एन जो nth टर्म है उसका आंसर जो है वैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ, आप लोगों ने फिर कैलकुलेशन खुद ही करनी है। A4 की किसके इक्वल है आपके पास, A4 इज इक्वल टू है 8/27। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, A4 किसकी इक्वल होता है, A4 इक्वल टू होता है A1 इंटू आर की पावर 3। तो यहाँ पे जो A4 लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देंगे A1 इंटू आर की पावर 3, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा 8/27। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में किया था। इसी तरह आप लोग क्या करोगे, आपको जो सेवन्थ इक्वेशन सेवन्थ टर्म दी गई है क्वेश्चन में, जो कि है -64/729, इसको भी यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लिखेंगे A1 इज इक्वल इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू लिखेंगे -64 डिवाइडेड बाय 729। तो ये जो आपको इक्वेशन मिलेगी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों इक्वेशन को जो है आपने कंबाइनली सॉल्व करना है। कंबाइनली सॉल्व करने के बाद A1 और आर की वैल्यू निकालनी है। A1 और आर की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो nth टर्म का वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आप जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म जो है जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दी गई है या डिस्कस हो रही है उसकी आपको nth टर्म का फार्मूला जो है उसकी nth टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने A1 और आर की वैल्यू जो है पुट कर देनी है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आज की मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया, फिर बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।